हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा 12वां। 11 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाल दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वो प्रश्न है या तो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो बड़े महत्वपूर्ण इन्हें सिलेक्ट किए हुए प्रश्न है। ज़रूर देखें, काफ़ी आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? देखेंगे तो आपका 91 प्रश्न मतलब ये जो प्रश्न पत्र का था 91वां प्रश्न है। वैसे ये हमारा पहला है, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन है था। तो ये आपका रहेगा डी, इसका उत्तर रहेगा। मतलब कि ये उपयुक्त सभी हैं, सभी। इसका उत्तर रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? इसका आपका रहेगा सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। एक सेकंड, तो ये रहेगा आपका स्वामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। तो 92 का आपका उत्तर रहेगा ए, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। तो ये है सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना है। आगे बढ़ते हैं। 93 का देखें। अबे सुन बेगुलाब, भूल मत गर खुशबू रंगो अब, काव्य पंक्तियों का संबंध प्रकृतिवाद कविता से, प्रयोगवाद कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। 93 का आपका रहेगा, ये रहेगा आपका 91 का ए। तो ये आपकी निराला की जो कुकुरमुता कविता है उससे लिया गया है। ठीक है, और ये है प्रकृतिवाद कविता, ये है। ठीक है, तो ये इतना भी आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर देखो मैं लगभग अगर आपकी मतलब आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं लगातार इनको जारी रखूँगी। कम से कम 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपके मैं करवा दूँगी। तो इनमें से अगर आपने पूरा कर लिया तो एक प्रश्न पत्र आपका कहीं का भी बन सकता है। मतलब ये DEET+B का भी बन सकता है या किसी भी परीक्षा का बन सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने सारे देख लिए तो आपको परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। 11 मॉडल टेस्ट पेपर मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, और आगे की प्लानिंग भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी। इनमें बोलियों से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आप सभी जानते हैं, जिसने काफ़ी ये नहीं पेपर निकाले हैं, ये जो प्रश्न है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, इनमें से नहीं है, पूछा गया है। तो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, बघेली है। तो इसका रहेगा भोजपुरी। ये तीनों अवधी यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन नहीं कौन सी है? भोजपुरी नहीं है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल की आप सभी जानते हैं छायावाद में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए छायावाद में भी कौन सा कवि या कवित्री ऐसी है जो रहस्यवाद से प्रभावित है, तो ये रहेगी आपकी महादेवी वर्मा छायावादी काव्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल में कौन है, तो भक्ति काल में आपके रहेंगे कबीरदास। यानी भक्ति काल में रहस्यवाद से प्रभावित रहे हैं कबीरदास। छायावाद यानी आधुनिक काल में रहेंगे महादेवी वर्मा, रहस्यवाद से प्रभावित। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी, निरुपा सेवती, शिवानी राजेश्वर। 96 का आपका उत्तर रहेगा मन्नू भंडारी आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, सुजान विनोद के रचनाकार है घनानंद देव, पद्माकर, मतीराम। तो सुजान विनोद के रहेंगे आपके बी, देव। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान देंगे। आपको लग रहा है कि सुजान जो है घनानंद की प्रेमी का नाम है, ये तो भाई सभी इस प्रकार के प्रश्न तो सभी को याद रहते हैं। ठीक है,
तो ये वो सुजान नहीं है जो आप गणानंद की प्रेमिका को मानते हैं। ये सुजान एक राजा भी था जो जिसके राज दरबार में देव जो लेखक थे यानी जो कवि थे ये काम करते थे। यानी जो वैसे उस समय क्या होता, राजाओं की प्रशंसा करना ही इनकी रोजी रोटी का साधन होता था। तो सुजान एक राजा का नाम है, यहाँ वो सुजान है, ना कि गणानंद की प्रेमिका सुजान है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? तो अथ का ये बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इति आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? तो याद रखेंगे जगन्नाथ में है व्यंजन संधि। कई बार पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ संधि के हैं तो संधि के रहेंगे 3 भेद, जिसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। और स्वर संधि के भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, जिसमें आपकी रहेंगी दीर्घ संधि, सभी जानते हैं, गुण संधि, यण संधि, और क्या है, वृद्धि संधि, और ये है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ यही प्रश्न बन करवाऊंगी, इसके इर्द गिर्द जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं करवा दूंगी, ताकि क्या है आपकी परीक्षा में आपको फायदा मिले। तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही आएंगे प्रश्न, जो मैं बोलकर करवाती हूँ वो भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास, ये आपको मिलान करना है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो इसका रहेगा सी रहेगा, तो एक बार मिलान करके देखेंगे। सी एक का रहेगा 4, कालिदास मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, और फिर भवभूति है, इसका रहेगा भवभूति का मालती माधव, ये दूसरा है मालती माधव। दंडी का रहेगा 10 कुमार चरित्र, और फिर ये बच गया आपका श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का रहेगा आपका नैषधीय चरित्र। तो देखेंगे, एक बार फिर से देख लेना। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, भवभूति मालती माधव, दंडी 10 कुमार चरित्र, श्रीहर्ष नैषधीय चरित्रम। तो यहाँ देखो, ये तो अपने आप द से द मिलाकर आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से तो आप याद कर लिया करो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम लॉजिक से याद करते हैं तो लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण के रचयिता रहेंगे 101 का सी, जसवंत सिंह। देखो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मेरे बताने यानी मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लिया करो, ताकि आपको परीक्षा में ये फ़ायदा मिले। यानी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा कि मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है और इतनी बाकी है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेंगे, और आपको ये भी मूल्यांकन हो जाएगा कि मेरे कल इतने नंबर आए थे और आज इतने नंबर आए, तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो आपको अशुद्ध छांटना है, जिसमें से 3 आपको शुद्ध मिलेंगे, 1 आपको अशुद्ध मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे 102 का रहेगा आपका सी, तो ये आपका अशुद्ध है। तो इसका रहेगा आपका राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया, बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र, तो हिंदी साहित्य का वही रिपीट हो गया, तो ये वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र का है, तो जॉर्ज गिरिसन का नहीं रहेगा, जॉर्ज गिरिसन का ये नहीं आएगा। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर है, तो ये शिव सिंह सेंगर है, ये हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास है। यानी हिंदी में, वैसे तो हिंदी साहित्य का अलग है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला इतिहास है। ठीक है, और इतना आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बावरा एरी किसकी कृति है? तो ये रहेगा बावरा एरी आज्ञे की है। ठीक है, आज्ञे की। और ये नागार्जुन निराला, ये भी महत्वपूर्ण, इनको भी आप डिटेल से कभी पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने एक योजना बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो, कि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। मैंने एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं डाली है चैनल पर, और वह शॉर्ट वीडियो मैं ऐसे डालने चाहती हूँ ताकि मैं रोज़ आपसे एक प्रश्न पूछूं, और एक का मैं, जैसे मैंने आज प्रश्न पूछा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अगर हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा होगा, इन्हें हो सकता है कोई एक आध अभ्यर्थी गलत उसका उत्तर, तो अगली वीडियो में मैं उसका उत्तर देके एक प्रश्न और पूछूंगी। अब ये योजना आपके लिए सही रहेगी, फायदेमंद रहेगी, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? तो मैं बार बार पूछती हूँ कि, मतलब बोलती हूँ कि एक ही
कई बार ऐसे अभ्यर्थी, हालांकि अभी आप बार बार अगर आपने व्यवहारिक रूप में ढाल रहे हो कि है नहीं है, घर आकर हम देखते अरे इसमें है पूछा गया था मैंने तो नहीं कर दिया, अरे इसमें नहीं पूछा था मैंने है कर दिया। तो इसकी बीमारी का एक इलाज है, ये एक बीमारी है, मतलब कहने का प्राय है कि हमारे कई बार ये आदतें हमें सिलेक्शन से रुकवा देती है। तो आप सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि मैम ज़्यादा समय लेती है, लेकिन ये क्या छोटी छोटी बातें मैं हर दिन ऐसे ही क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपकी परीक्षा में ये आपको बाधित ना करे, यानी बाधा खड़ी ना करें। तो हमने ये समस्या का समाधान कर लिया कि नहीं है पूछा गया है। तो देखें कौन सा 104 का आप उत्तर रहेगा पुरस्कार। ये क्या है, ताई रक्षाबंधन विधवा कौशिक है, ये विशंबरनाथ कौशिक है, इनका पूरा नाम है विशंबरनाथ कौशिक है। तो ठीक है, विशंबरनाथ कौशिक की ताई भी है, विधवा भी है, रक्षाबंधन है, पुरस्कार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पूछा है, ब्रजभाषा का, अवधी का, भोजपुरी का, मालवी का। 105 का आपका उत्तर रहेगा ब्रजभाषा। देखिए अभी हमने अवधि के बारे में पढ़ा था, बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ब्रजभाषा क्या है, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका ब्रजभाषा का विकास हुआ है। ठीक है, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है। तो ये पद्मावत है जायसी की, ये क्या है रचना है पद्मावत जायसी की। तो इसकी भाषा पूछी गई है तो इसकी रहेगी अवधी। पद्मावत की भाषा रहेगी अवधी। रामचरितमानस की भी अवधी है, बार बार पूछा गया है। रामचरितमानस की रहेगी अवधी। और कामयानी की आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पाप और पुण्य समास बताइए। पाप और पुण्य में 107 का आपका रहेगा द्वंद्व। अब देखो बहुत सारे अभ्यर्थी भाई जो शुरू में तैयारी कर रहे हैं, अगर वैसे तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है उनकी तो अच्छी तैयारी है मानती हूँ मैं, लेकिन आपने ये देखा और आपने तुरंत हाँ भाई ये जो योजक चिन्ह है ये द्वंद्व में आता है। हर बार ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने पूछा कृष्णार्जुन, तो कृष्णार्जुन मैंने ऐसा लिखा कृष्णार्जुन। अब क्या है कृष्णार्जुन में जिसमें ये है ये इसके अंदर ही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे हाँ इसमें क्या है, मतलब इसमें तो कोई ये बहुवरी होगा या कोई। देखो भाई कृष्ण और अर्जुन, तो कई बार ऐसा ये नहीं कि हर बार आपको योजक चिन्ह मिले वही द्वंद्व समास होता है। कई अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है भाई जैसे संख्यावाची शब्द मिला वहाँ क्या है हमारा सिर्फ क्या है द्विगु समास है, उसमें द्वंद्व समास भी होता है। 4 समास होते हैं संख्यावाची में। अव्ययभाव समास अभी मैं क्लियर कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे एक एक है तो एक एक हालांकि ये संख्या है लेकिन क्या है अव्ययभाव समास है, क्योंकि पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास में आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अच्छी थोड़ा सा ठीक लिख देती हूँ। जैसे एक एक है अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है। ठीक है, 21 है, मान ले 21, तो 21 में क्या छोटी संख्या पहले आएगी 1 और 20, 1 और 20। इसमें क्या है आपका द्वंद्व समास है। क्या है द्वंद्व समास है। अब मैं बोलूँ कि एक दंत है, तो एक दंत में क्या है बहुव्रीहि समास है, ताकि एक दंत किसका है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास है। अब 3 समास हो गए। अब द्विगु समास, मान ले चौराहा बोला मैंने तो 4 राहों का समूह, इसमें होगा द्विगु समास। तो देखें इसमें क्या अभी अभी मैंने आपको बताया कि संख्यावाची आपको कहीं संख्या दिखे तो ये नहीं लगाना है कि एक संख्या दिखे, इसमें द्विगु ही आएगा। द्वंद्व में भी यानी 4 समास ऐसे हैं जिसमें संख्यावाची समास, यानी 4 समास ऐसे हैं जिसमें संख्याओं में भी ये अलग अलग आते हैं। जैसे गिनती, जैसे विषम अगर संख्या होगी तो उसमें द्वंद्व समास होगा विषम संख्याओं में। अगर सम संख्या होगी मतलब 1 से लेकर 9 तक यानी 10 तक भी हो सकता है 10 तक, तो इसमें क्या होगा आपकी रहेंगी द्विगु समास। ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं जो उपमेय और उपमान का बोध करती है वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। पुनरुक्ति वाली संख्याएं जैसे 1 1 है वो अव्ययभाव समास होगा। तो लेकिन यहाँ उत्तर है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ये बताने को तो बहुत कुछ बताया जाता है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मतलब जितना महत्वपूर्ण उतना ही बताती हूँ। गोप की पुस्तक इनमें से कौन सी है। 108 का आपका उत्तर रहेगा, 108 का रहेगा सी, रामचंद्राभरण। ठीक है,
ये क्या है, काव्य निर्णय आपकी रहेंगी भिखारी दास की। काव्य निर्णय भी, ये भी वाविलास आपकी देव की है, तो ये आप याद रखेंगे। नाराज किस शब्द का पर्यायवाची है, तो 109 का रहेगा आपका सी, नाराज बाण का, बार बार पूछा गया, याद रखेंगे। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध है, तो 110 का रहेगा डी, यानी आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध हैं, याद रखेंगे, ठीक है। रस राज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता का नाम क्या है, रचयिता यहाँ गलत लिखा है, रचयिता ऐसे आएगा रचयिता, ठीक है। ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो ये यहाँ गलत लिखा गया है, ऐसे ये ठीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 111 का आपका उत्तर रहेगा ए मतीराम, ये काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था, सूरदास जी तो गोविंद स्वामी नंददास। 112 का रहेगा सूरदास विठलनाथ का शिष्य नहीं था, तो ये किसका था, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके थे, वल्लभाचार्य की। इनका मिलान करना है, देखेंगे आप 113 का संशय के इत्तलम ठंडा लोहा, ठंडा लोहा सभी जानते, जो आता पहले वो करो। ठंडा लोहा किसका है, ठंडा लोहा है आपका धर्मवीर भारती, ठीक है। और संशय की एक रात है आपकी नरेश मेहता की। गीत फरोसे आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की है, इतलम अज्ञे की है, ठीक है। जो आपको आता है वो भी आप मिलान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 113 का आपका उत्तर रहेगा, 113 का आपका रहेगा डी है, इस प्रकार से डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम का आपका विलोम देखना है। कृत्रिम का आपका रहेगा डी स्वाभाविक, ठीक है। कृत्रिम का आपका रहेगा डी। ये कृत्रिम का जैसे कृत्रिम का कहीं कहीं प्राकृतिक भी मिलता है, तो प्रकृति लिखा गया है। अगर यहाँ प्राकृतिक होता तो शायद ये भी हो सकता था, ठीक है, प्राकृतिक, लेकिन यहाँ प्रकृति लिखा है। अब प्रकृति तो सीधा होगा, प्राकृतिक मतलब ये है कि जो जिसे प्रकृति ही बनाती है। कृत्रिम वो है जिसे जैसे मानव जिसे बनाता है। स्वाभाविक वो है जो स्वाभाविक यानी स्वभाव से ही बनता है, ठीक है। हो सकता है या प्राकृतिक होता है, अगर कै और लग जाता तो ये इसका उत्तर हो सकता था, लेकिन क्या है इसमें प्रकृति लिखा है, इसलिए इसका उत्तर डी आया है। कहीं आप सोचो नहीं मैम ये तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ देखेंगे पद्मावत हीरामन किसका नाम है, पद्मावत में हीरामन, तो 113 का एक तोता का नाम है। पद्मावत में हीरामन एक तोता का नाम है। ये प्रकृति ये किसका प्रतीक है, ये किसका है, पद्मावत में सभी जानते। पद्मावत की भाषा अवधी है और ये जायसी की रचना है, ठीक है, और इससे वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। पद्मावत की रचना हुई है, तो 116 का आपका रहेसी 1540 ईस्वी। यहाँ देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी भी ये ईस्वी क्या होता है, संवत क्या होता है, अब तक कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान देंगे आप। संवत में से किसी भी संवत में से आप 57 साल घटा देंगे, यानी 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। अगर आपको संवत निकालना है, मान लीजिए ईस्वी है और आपको संवत निकालना है, तो 57 वर्ष आप उसमें से घटा यानी बढ़ा देंगे, तो संवत में से आप घटाएंगे, ईस्वी में आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1540 ईस्वी अगर आपको संवत निकालना है तो इसमें आप प्लस कर देंगे 57 वर्ष, आपका उत्तर आ जाएगा। और संवत में से होगा तो घटाना होगा, ईस्वी में होगा तो बढ़ाना होगा। अब ये ईस्वी है तो आप 57 वर्ष प्लस कर सकते हैं, तो आपका ये संवत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया गया, अर्थ गौरव के लिए 17 का आपका रहेगा ए भारवी। काहे री नलिनी तू कुमलानी, ये पंक्ति किस कवि की है, 118 का आपका रहेगा बी काहे री नीली कुमलानी, पंक्ति किसकी, कबीर की है। देखो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि भाई मुझे तो अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, और हो सकता है मैम हमारा समय खराब कर रही है, यानी कि आप टॉपिक वाइज करवा दीजिए, तो मैं टॉपिक वाइज कल मैं कोशिश करूंगी आपके टॉपिक वाइज कुछ ट्रिक के द्वारा लेकर आएँ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो का प्लानिंग कैसा रहा है उसकी शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ, मैं एक प्रश्न आपसे डेली पूछूँ या एक प्रश्न आपको बताऊँ, ठीक है। वो 13 सेकंड की वीडियो रहेगी ना, मतलब माफ़ कीजिए 30 सेकंड की वीडियो रहेगी। तो आपको ये सुझाव मेरा आपको कैसा लगा, आप सुझाव अवश्य दें। मैंने तो आपको बता दिया अपने मन की बात, लेकिन हो सकता है कि आप लग रहा है कि नहीं एक पर्सन से कुछ नहीं होने वाला, तो अपने सुझाव अपने ये मुझे संशय बना हुआ है तो इसे ज़रूर क्लियर करेंगे आप। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा शब्द रहेगा आपका डी जापानी भाषा का है।
इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य शुक्ल से संबंधित है? 120 का आपका रहेगा आचार्य शुक्ल से रहेगा आपका 120 का आपका रहेगा डी। ये आपका है जैसे चिंतामणि, रस, मीमांसा, भ्रमरतिसार, ये आपका डी रहेगा। चिंतामणि तो ये क्या है कि मतलब इनकी रचनाओं का एक संग्रह है। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाम के रहेंगे बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक, इनका बकरी नाटक बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। अब क्या है, कुछ समय पहले हरियाणा में क्या हुआ था कि मतलब पशुओं की भी सर्वे हुई थी कि हरियाणा में इतनी गायें हैं, इतनी भैंस हैं, इतनी बकरियां हैं। तो अगर आप उस चीज़ को यहाँ से जोड़कर देखेंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। भाई मैंने अगर आपको पूछा भाई कितनी बकरियां हैं, तो मतलब ऐसे बकरियां होती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में हमें सीधा हम एक वचन बहुवचन का याद नहीं रखते, हम सीधा बोल देते हैं। जैसे वैसे बोल रहे थे कितनी बकरियां हैं, लेकिन हम हरियाणा में ऐसे ही बोल देते हैं भाई कितनी बकरियां। तो आप बोलते हैं कि एकदम से भाई मैम सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे मतलब गिनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो यह बकरी, अगर आपको बकरी जाननी है कि कितनी है तो सर्वे करना पड़ेगा, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है 122 का कवित्री ये है। तो इसमें देखेंगे आप, ये याद करने की ट्रिक है। जैसे कवि है तो कवि में क्या है, व पर मात्रा आई है, लेकिन आप कवित्री लिख रहे हो तो यह व पर से मात्रा हटाकर आगे वाले अक्षर यानी ये पर मात्रा लगा दो कवित्री। जैसे व पर से हटाकर आपने अगले वाले वर्ण यानी ये पर मात्रा लगा देनी है, व की मात्रा आप हटा देंगे तो कवित्री। ये बार बार शुद्ध शुद्ध में पूछा गया है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी पूछा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न आप जैसे स्त्रीलिंग में पूछ लिएगा, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं आपकी। अगर मेरी दृष्टि से आप सोचोगे तो यहाँ एक तरह से शुद्ध शुद्ध का प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि देखो सेम सेम उच्चारण तो इनका सेम ही है, समान ही है इनका उच्चारण है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये शुद्ध अशुद्ध ही पूछा गया है। तो कवित्री आपका ये सी वाला ठीक रहेगा, ठीक है। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक है, तो कसाईबाड़ी कहानी के लिए शिवमूर्ति रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तन पर नहीं लगता खान खाए पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है। तो 124 का रहे झूठा दिखावा, कहने का तन पर नहीं लगता, लगता मतलब कपड़ा, पान खाए अलबत्ता। अब क्या है, अगर शरीर पर कपड़ा नहीं है और क्या वो दिखावा कर रहा है यानी पान खाने का पान खाना कोई ज़रूरी नहीं, पेट भरना ज़रूरी है, मान लीजिए कपड़े पहनना ज़रूरी है, लेकिन पान खाना एक शौक है। भाई हम और आप क्या पान खाते हो, लेकिन जो शौक वाले रखते हैं वो खाते हैं। तो ये झूठा दिखावा व्यर्थ है। 124 आगे देखते हैं, 125 की आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास किस उपन्यास की लेखिका है? तो 125 का आप करेगा सी मन्नू भंडारी। तो मैं से मन्नू भंडारी, मैं से महाभोज, ऐसे आप याद कर लेंगे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि है? काफ़ी बार पूछा गया है, प्रगतिवादी है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। साहित्य इतिहास की यानी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये कथन किसका है? डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये आईएमपी लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है, आप अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगर ये प्रश्न आता है और आप गलत करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा गया और वो प्रश्न भी हम गलत करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि ये तो इतनी बार पूछा गया था, मैंने याद क्यों नहीं किया। हाँ मैं मानती हूँ कि सारे प्रश्न 100 के 100 किसी को नहीं आते हैं, लेकिन दुख वहाँ होता है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। हाँ ये बात है कि कोई नया प्रश्न आया तो वो हम मतलब वो तो सभी का गलत होता है, तो ठीक है वो प्रश्न आप बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न आप गलत ना करें। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? 128 का बी सरैपा। ये सरैपाद लिखा गया है, कई बार ये सरैपा भी आया है, तो एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार ये ऐसा लिखा भी आ जाता है, ऐसा भी लिखा, तो ये सरैपादा या सरैपा एक ही कवि का नाम है। राहुल सांकृत्यायन को आप शुद्ध देख लेंगे, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ये करते हैं यानी इसके सांकृत्यायन ये आधा से लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना आधा से इसमें नहीं आएगा, ये शुद्ध लिखा सांकृत्यायन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विशेष विश्वमोध नाटक के रचयिता हैं, तो 129 का आपका उत्तर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए 130 का आपका रहेगा ए, विद्या सुंदर क्या है, मौलिक नाटक नहीं है, और सारे मौलिक नाटक हैं। मौलिक तो ये क्या है, अनुदित। अनुदित मतलब कि जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो विद्या सुंदर इनका क्या है, मौलिक नाटक नहीं है, मतलब इनका अनुदित नाटक है। ये सारे मौलिक नाटक है, यानी इसी भाषा में लिखे गए हैं। चूली का किसका भेद है, चूली का किसका भेद है, तो 131 का आपका रहेगा बी, प्राकृत का चूली का भेद है। उबटन का तत्सम पूछा गया है, तो याद रखेंगे 132 का डी, उदरतन। ये क्या है, उबटन का तत्सम है। इति वर्तात्मक किस काव्य की प्रमुख विशेषता है, 133 का आपका रहेगा बी, द्विवेदी की। ठीक है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित काफी बार पूछा गया। अरविंद दर्शन से प्रभावित 134 का रहेगा बी, सुमित्रानंदन पंत क्या है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। 135 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और निरंतर आप वीडियो चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर क्लास डाल रहे हैं और काफ़ी, मेरे ख्याल से तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, तो आप तक उचित समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 135 का आप देखेंगे, कपोत बाजबी, कपोत भी पपैया भी के रचनाकार हैं। 135 का रहेगा आपका बी, मुद्रा राक्षस इसके। किरत भिनत सूती भली सोई, सुरसमी समकही इतहई, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है, तो 136 का आप रहेगा लोक मंगल। कहने का मतलब लोक मंगल वो होता है जो दूसरों के मंगल कार्य के लिए बनाया गया, यानी लोक जीवन मतलब जो सामान्य जनजीवन के मंगल कामना के लिए लिखा गया है। स्वाद सुखाई होता है मतलब कि अपने सुख के लिए। यश की प्राप्ति मतलब कि अपना नाम कमाना चाहते हो। धनार्जन मतलब धन इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये देखेंगे रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड से वर्णित है, तो ये आपका 37 का रहेगा आपका उत्तर ए, उत्तरकांड। यानी रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग के किस कांड में वर्णित है, उत्तरकांड से। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। अगर आपको याद नहीं रहे तो 2 माह 7 माह तो आप 2 वर्ष 7 माह तो आप याद कर सकते हैं। और इसकी भाषा थी क्या थी, अवधि थी, और ये क्या है, महाकाव्य था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नारी पात्र मधुली का संबंध किस कहानी से है, तो 138 का आपका उत्तर रहेगा बी, पुरस्कार। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, पुरस्कार कहानी से है। ठीक है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। योग वशिष्ठ के लेखक रहेंगे आपके बी, राम प्रसाद निरंजनी। राशिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद ये नहीं आएंगे। राम प्रसाद निरंजनी योग वशिष्ठ के लेखक हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार है। कुआनो नदी धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 140 का आपका उत्तर रहेगा डी, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं। टोल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य करती है, तो लीलाधर जुगड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। 141 का आपका रहेगा लीलाधर जुगड़ी। टोल्स्टॉय और साइकिल। अब्दुल बिस्मा कृति जीनी जीनी बिनी चंद्रिया किसका चित्रण है, में किसका चित्रण है, तो 142 का रहेगा बुनकरों के जीवन संघर्ष का। बुनकर वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए स्वेटर बुनते हैं या कुछ कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, जैसे स्वेटर शॉल है या कोई चादर वगैरह बुनाई का काम करते हैं, उसे बुनकर कहते हैं। तो अब्दुल बिस्मिल्ला कृति यानी ये लेखक का नाम है अब्दुल बिस्मिल्ला। और जीने जीने बिनी चदरिया, तो ये क्या है, बुनकरों के जीवन संघर्ष से। अब ध्यान देंगे आप, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान दें। जीनी जीनी बीनी चदरिया, देखो बीनी मतलब बुनना और चदरिया मतलब चादर। अब क्या जीनी जीनी है ना, बिल्कुल धीरे 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 बहुत बारीकी से जो काम किया जाता है। तो देखो बुन करो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर आप इसको, कई बार ऐसे होते हैं जो हम अगर गहराई से किसी प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम उसके अर्थ में उसका उत्तर छिपा होता है।
तो झीने झीने, अब चदरिया कौन बिनते हैं, तो बुनकर। अगर आपको पता है बुनकर कौन होते हैं, तो चदरिया बिनने वाले, तो आप इसको लगा सकती थी। लेकिन कई बार क्या है, हमें ओरल रूप से, भैया हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो हम इसको इस पर ध्यान भी इतना नहीं देते और इसी में जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। तो धैर्य के साथ प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपके प्रश्न न के बराबर गलत होंगे। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? 143 का आपका रहेगा दुर्वास को। निम्नलिखित में से सिद्ध सरैपा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं का मतलब ये है कि मतलब ये असत्य है, तो ये अंडरलाइन करेंगे। 144 का सिद्ध साहित्य के झुकाव सहज साधना की ओर। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरैपा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है, तो 144 का आपका रहेगा डी, सिद्ध साहित्य का पठन पिंगल भाषा में हुआ है। ठीक है। 145 तत्लीन में, तल्लीन शब्द में, तत्लीन नहीं भैया तल्लीन है शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद देखेंगे, तो 145 का आप रहेगा डी, यानी तत्त प्लस तत्य प्लस लीन। तो ये जो होता है, इन्हें जो हलंत लग जाता है तो ये वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब कि आधा का मतलब ये है कि इसमें से ए प्लस यानी ए बाहर निकल जाता है। हर व्यंजन में ए छुपा होता है, यानी हर व्यंजन में ए स्वर होता है, और जब हम ये हलंत लगा देते तो ए बाहर आ जाता है, तो ये मतलब कि आधा हो जाता है, यानी इसमें क्या है, स्वर रहित हो जाता है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है। भैया का घोंसला उपन्यास के लेखक क्या है, कौन है? तो 146 का आपका रहेगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। भैया का घोंसला उपन्यास के लेखक है लक्ष्मी नारायण। देखो भैया एक छोटी चिड़िया होती है, बिल्कुल जैसे आम चिड़िया से थोड़ा छोटा आकार होता है, और आपने देखा उसके घोंसले बड़े, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं ना भाई, ये क्या बोलते हैं, ये बरामदा है, ये अपना आपका क्या है, गेस्ट रूम है, और ये आपका ड्राइंग रूम है। तो इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। मतलब ये एक बोला जाता है कि सभी पक्षियों में ये बड़ा ही मतलब एक तरह क्या बोला जाता है उसको, जो नक्शा बनाने वाला मुझे नाम ही ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिषी को बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक कारीगर होता है, यानी कलाकार की जो है ना, मतलब सब पक्षियों में इतना अच्छा घोंसला कोई नहीं बना सकता जितना भैया बनाता है। तो मैंने कई बार इसका घोंसला दिया और इतना मजबूत होता है कि मतलब हम अगर तोड़ने से भी तोड़े, एक एक तिनका करके बहुत मेहनत करती है चिड़िया, एक एक तिनका, और इतना डिजाइन पास करते बहुत अच्छा लगता है, जैसे आम इंसान भी नहीं बना सकता उसको। ठीक है। तो और देखो कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, तो ये बड़ी हैरानी की बात है, इसमें खुद का अपना टैलेंट होता है। भैया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल रहेंगे। बर्मरगीत से प्रश्न का मूल स्रोत क्या है? तो 147 का आपका रहेगा, ये बार बार पूछा गया कि भ्रमरगीत प्रश्न का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। ये आप याद रखेंगे। देखो भाई सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार मैं बोलूँ ये याद रखेंगे, या ये महत्वपूर्ण है। आप खुद समझदार हो, अपने अच्छी खासी परीक्षाएं निकाली हैं, तो ये आप समझ जाएंगे कि तो ये अगर आप ध्यान से सारे, मैंने 12 मॉडल टेस्ट पेपर आज के समेत हमारे हो चुके हैं। मैं और कोशिश करूँगी 15 तो डाल ही दूँ, और ज़्यादा भी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको फ़ायदा मिल रहा है तो और भी डालूँगी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो ये आपका 148 का रहेगा डी, अनुप्रवेशन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर प्रसाद की नहीं है? तो 149 का रहेगा आपका नेताजी के कहिन, तो ये मनोज श्याम जोशी की है। और ये भूत के पावनी ठल्ले की डायरे बारात की वापसी, ये एक व्यंग्य लेखक है, यानी व्यंग्य लेखककार है। सबसे पहले तो बात ये है कि व्यंग्य पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है हरिशंकर प्रसाद ने। और चंद्र बरदाई के किसके दरबारी कवि थे? इसको बताने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे टॉपिक है अष्टचाप वगैरह ऐसे, तो मैंने चाहती हूँ उनके ट्रिक के द्वारा करवा दूँ, या मॉडल टेस्ट पेपर ही कंटिन्यू रखें, या फिर टॉपिक वाइज करवाएं, या और मैंने एक प्लानिंग और भी बनाई है कि हम एक 1 शॉर्ट वीडियो डालेंगे। तो आपके सारे मतलब ये आपके, मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है कि मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो कमेंट बॉक्स में आप इनके जवाब अवश्य लिखना। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैम हमें इस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अब मैं करवाती रहूँ लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिले, तो फिर मेरा करवाना व्यर्थ है। मैं जो भी करवाती हूँ आप ही के लिए करवाती हूँ। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर सिंह के, महाराज बिशलदेव के, महाराज प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो 150 का आपका उत्तर रहेगा, सभी जानते हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान के, जो जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है।
इसमें क्या है 69 सर्ग थे। अगर छंद पूछा जाए तो 68 इसमें छंद थे और ये महाकाव्य है। ठीक है, और ये काफ़ी विवादास्पद रहा है कि इसका विवादास्पद भाषा कई बार मतलब कौन सा भाग रहा है, तो इतिहास का जो भाग है ये ज़्यादा विवादास्पद रहा है। काफ़ी जानते हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये आप मतलब ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है 69 सर्ग है, 68 इसमें क्या है छंद है, और इतिहास का जो भाग है ये विवादास्पद है। इसके लेखक कौन है, चंद्रबरदाई है, ये महाकाव्य है। ये सारी बातें याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो के जीवन पर आधारित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।